पूंजी बजटन, कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटन का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम में दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। पहली, किसी नए व्यवसाय की स्थापना, पुनर्स्थापना अथवा विकास एवं संवर्धन की दशा में स्थायी संपत्तियों में विनियोग करने हेतु दीर्घकालीन पूंजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल। और दूसरा, व्यवसाय के रूटीन के कामों के लिए कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल। ये दो तरह की पूंजी की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से भी दीर्घकालीन पूंजी की मात्रा अधिक होती है तथा दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल का मतलब 1 वर्ष से अधिक के लिए संपत्तियों में विनियोग करना होता है। अतः इन स्थायी संपत्तियों में पूंजीगत व्ययों संबंधी निर्णय बहुत अधिक सोच समझ कर लिए जाते हैं। इन प्रस्तावित पूंजी व्ययों के अर्थ प्रबंधन एवं उपलब्ध साधनों द्वारा सर्वोत्तम विनियोजन की योजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन की तकनीक को ही पूंजी बजट या कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल बजटिंग के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है। जैसे एंथोनी ने कहा है, पूंजी बजटन आवश्यक रूप से प्रबंध द्वारा विश्वास की गई उचित परियोजनाओं के लिए मांगी गई नई पूंजी संपत्तियों की सूची है, जिसमें प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत भी दी हुई हो। दूसरी परिभाषा केलर एवं फरेरा के अनुसार पूंजी बजट किसी बजट अवधि में स्थायी संपत्तियों के नियोजन एवं व्यय हेतु बनाई गई योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि पूंजी बजट एक प्रबंधकीय तकनीक है, जिसके द्वारा किसी संस्था के पास स्थायी संपत्तियों में विनियोजन के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से उस सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, जिससे संस्था को अपने वित्तीय साधनों से अधिक लंबे समय तक अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रिप्रेजेंट्स द प्लान्स फॉर एप्रोप्रिएशंस एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। पूंजी बजटन की आवश्यकता या महत्व। सभी प्रकार के व्यावसायिक उपक्रमों में कुल पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और पूंजी का भाग संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है, जिसका लॉन्ग टर्म तक रिटर्न मिलता है। इन पूंजीगत विनियोगों संबंधी सर्वोत्तम निर्णय पूंजी बजटन द्वारा ही संभव हो पाते हैं। पूंजी बजट के जो महत्व है या कैपिटल बजटिंग के जो महत्व हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है पूंजी विनियोगों की प्राथमिकता निर्धारण करने में सहायक। यदि पूंजी बजटन कर लिया जाए तो पूंजी बजटन के द्वारा डिफरेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उनकी का कंपैरेटिव वैल्यूशन करके उनकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर ली जाती है, जिससे कि संस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा, पूंजी व्ययों के पूर्वानुमान में सहायक। पूंजी बजटन से भविष्य में खरीदी जाने वाली संपत्तियों एवं उनके लिए आवश्यक धनराशि का पूर्वानुमान लगाना संभव हो जाता है। इससे उचित समय पर अर्थ प्रबंधन करके संस्था अधिकतम लाभ कमा सकती है। तीसरा, पूंजी व्ययों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने में सहायक। कैपिटल बजटिंग के द्वारा डिफरेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोऑर्डिनेशन एवं बैलेंसिंग करके व्ययों पर नियंत्रण भी आसानी से किया जा सकता है। अनिश्चितता एवं जोखिमों के विश्लेषण में सहायक। पूंजी व्ययों के निर्णय चूँकि लॉन्ग टर्म होते हैं, इसलिए अनिश्चितता एवं जोखिम की अधिक संभावना रहती है। इन अनिश्चितताओं एवं जोखिमों के वैल्यूशन में पूंजी बजटन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। विक्रय संवर्धन हेतु उत्पादन सुविधाओं में संभावित वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने में सहायक।
प्रत्येक संस्था के विक्रय बजट में सामान्यतया करंट सेल्स लेवल से अधिक बिक्री की आशा रखी जाती है। इसके अतिरिक्त बिक्री के लिए किस सीमा तक अतिरिक्त उत्पादन सुविधाएं बढ़ानी होगी, इसका पूर्वानुमान लगाने में भी कैपिटल बजटिंग सहायता देती है। स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन में सहायक पूंजी बजट द्वारा विभिन्न संपत्तियों की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इससे अप्रचलित संपत्तियों के रिप्लेसमेंट हेतु विभिन्न विकल्पों में से बेस्ट विकल्प का सिलेक्शन किया जाता है। दीर्घकालीन नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के द्वारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग संभव हो जाती है। इससे पॉलिसी मेकिंग में सहायता मिलती है। रोकड़ के पूर्वानुमान में सहायक पूंजी बजट चूँकि रोकड़ बजटन के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है, जिससे कैश की फॉरकास्टिंग का संभव हो जाती है। लागत नियंत्रण में सहायक पूंजी बजटन लागत को कम करने एवं लागत को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों पर विचार करते समय सहायक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार अन्य कई कार्यों में भी पूंजी बजटन में सहायता मिलती है या महत्व है, जैसे मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनीकरण एवं पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उसमें कैपिटल बजटिंग से हेल्प मिलती है। श्रम कल्याण योजनाएं जो बनाई जाती है, उनको बनाने के लिए भी पूंजी बजटन से सहायता मिलती है। संपत्तियों के क्रय के उचित समय निर्धारण में सहायता मिलती है। इसी प्रकार संस्था की संपत्तियों के डेप्रिसिएशन एवं रिप्लेसमेंट संबंधी जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, उसमें सहायता मिलती है। कारखानों के इस जो स्थान का निर्धारण है, विद्युत एवं जल सुविधाओं आदि के संबंध में निर्णय लेने में पूंजी बजट से सहायता मिलती है। स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग या पूंजी बजटन का क्षेत्र एक व्यवसाय में विभिन्न उद्देश्यों एवं कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पूंजीगत व्यय करने होते हैं। अतः पूंजी व्ययों का डिसीजन एवं पूंजी बजटन का स्कोप स्वाभाविक रूप से बहुत वाइड है। ऐसी कुछ प्रमुख परियोजनाएं जिनके संबंध में सामान्यतया प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को पूंजी व्यय करने होते हैं तथा पूंजी व्ययों के संबंध में पूंजी बजटन विधि द्वारा प्रस्तावित विनियोग की लागत एवं विनियोग से संभावित लाभ के आधार पर निर्णय लेने होते हैं, वो इस प्रकार हैं। विस्तार परियोजनाएं या एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स। जब किसी बिजनेस की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी हो तो उसके लिए नई मशीनों को खरीदना, नई बिल्डिंग बनाना या कोई अन्य रनिंग यूनिट्स को खरीदना, लार्ज स्केल पर एडवर्टाइजमेंट करना आदि सभी विस्तार क्रियाएं होती है। ये सभी क्रियाएं विस्तार परियोजनाओं में शामिल होती है, जिनके संबंध में विनियोग करने का निर्णय विनियोग की लागत तथा संभावित लाभ के आधार पर लिए जाती है। दूसरा है पुराने उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया में सुधार एवं नए उत्पादों के विकास संबंधी परियोजनाएं। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। कभी कभी निर्माण संस्थाओं में पुरानी उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता होती है, जैसे कि ह्यूमन लेबर की जगह मशीनों को रिप्लेस करना। इसी प्रकार कुछ नए प्रोडक्ट्स के विकास की कोई योजना हो सकती है। तो इन परियोजनाओं के संबंध में भी पूंजी बजटन के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इसी तरीके से एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स या परिवर्धन परियोजनाएं किसी निर्माण संस्था में उत्पादित माल की बाजार में बिक्री को बढ़ाने, नए बाजार प्राप्त करने, वस्तु की किस्म या रूप में परिवर्तन करने संबंधी सभी क्रियाएं एक्सटेंशन या परिवर्धन परियोजनाओं में शामिल की जाती है।
ये परियोजनाएं विस्तार परियोजनाओं के समान ही होती है, परंतु विस्तार परियोजनाओं की तुलनाओं में इन परियोजनाओं की गति अधिक होती है। इन परियोजनाओं संबंधी निर्णय इनकी संभावित लागत और इनके प्रभाव से लाभों में अनुमानित वृद्धि की तुलना करके लिए जाते हैं। शोध एवं इससे पहले पुनर्स्थापन परियोजनाएं या रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स। प्रत्येक व्यवसाय में मशीनों के निरंतर प्रयोग से एक निश्चित अवधि के बाद या तो वे मशीनें पूर्णतया नष्ट हो जाती है या फिर देश में तीव्र गति से वैज्ञानिक विकास के कारण पुरानी मशीनें ऑब्सोलीट हो जाती है, अप्रचलित हो जाती है, अतः उन्हें पुनर्स्थापित करना होता है। ऐसी परियोजनाओं के संबंध में निर्णय पुनर्स्थापन लागत की तुलना में नई मशीनों की स्थापना से परिचालन व्ययों में होने वाली बचत या अधिक उत्पादन के कारण प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों को ध्यान में रखकर की जाती है। इसी प्रकार शोध एवं विकास परियोजनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्ययों को कुछ विद्वान पूंजी व्यय नहीं मानते हैं, किंतु व्यवसाय के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के संबंध में किए जाने वाले शोध एवं विकास की योजनाओं को, जिनका आगामी लंबे समय तक बिजनेस को फ़ायदा मिलता है, जैसे मार्केट रिसर्च, नवीन वस्तु की खोज, उत्पादन की किस्म में सुधार के लिए खोज, उत्पादन के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन के नए एवं आकर्षक तरीकों की खोज। इन योजनाओं पर किए गए व्यय पूंजीगत प्रकृति के अधिक होते हैं, अतः इन परियोजनाओं के संबंध में परियोजनाओं में आवश्यक विनियोग राशि और उसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त प्राप्त लाभ की राशि की तुलना करके निर्णय लेना होता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जैसे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के लिए टॉयलेट्स, पीने के पानी, कैंटीन की व्यवस्था, मशीन के साइकिल्स इत्यादि, ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स में आते हैं। इसी प्रकार से स्टेटस प्रोजेक्ट्स या परिस्थिति परियोजनाएं, जैसे कर्मचारी की स्थिति के अनुसार कार्यालय की साज सज्जा और अन्य सुविधाएं। शिक्षा परियोजनाएं या एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे श्रमिकों की ट्रेनिंग संस्था की स्थापना, श्रमिकों के बच्चों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की योजना इत्यादि। सर्विस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स या सेवा विभाग परियोजनाएं, जैसे सेवा विभाग के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने की व्यवस्था इत्यादि। वेलफेयर प्रोजेक्ट्स या कल्याण परियोजनाएं, जैसे कर्मचारियों के लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था, खेलकूद के लिए मैदान की व्यवस्था, पार्क्स बनाना या शिशु कल्याण केंद्र की योजना आदि। यद्यपि इन परियोजनाओं के संबंध में कोई संस्था को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, पर लेबरर्स को आवश्यक और पर्याप्त संतोष मिलता है, जिससे लेबरर्स का विल पावर स्ट्रांग होता है और उनमें कार्य करने की अधिक इच्छा जागृत होती है। इसलिए संस्था को अधिक मात्रा में और अधिक अच्छी किस्म का उत्पाद प्राप्त होता है। इस प्रकार की परियोजनाओं पर किए गए व्ययों से भी अप्रत्यक्ष रूप से संस्था को बहुत अधिक लाभ होता है और इन व्ययों के परिणाम स्वरूप अपेक्षित लाभ वृद्धि को ध्यान में रख के ही पूंजी बजटन करना होता है। धन्यवाद।